हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। अभी हम लोग देखेंगे किसके बारे में, इंजाइम के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम आर प्रोटीन। देखिए यहाँ पे क्या बात किया गया कि ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीन है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट का जिक्र किया गया। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम आर प्रोटीन। क्यों ऑलमोस्ट लिखा गया? देयर आर, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक इंजाइम। यहाँ पे कुछ न्यूक्लिक एसिड है जिसका नाम राइबोजाइम है, वो क्या होते हैं, इंजाइम की तरह काम कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट टर्म का यूज़ किया गया है। दिस आर कॉल्ड राइबोजाइम। इसका नाम क्या रखा गया, राइबोजाइम। वन कैन डिपिक्ट एन इंजाइम बाय लाइन डायग्राम, है ना। एक इंजाइम को लाइन डायग्राम के तरह क्या कर सकता है, डिपिक्ट कर सकता है। एक इंजाइम को आप लाइन डायग्राम की तरह दिखा सकते हैं। An enzyme like any protein that has a primary structure. enzyme क्या है? Any protein that has primary structure such that amino acid sequences of the protein, है ना। enzyme में क्या होता है, amino acid का sequences of protein जो होते हैं वो line structure के रूप में आप उसे denote कर सकते हैं। An enzyme like any protein has the secondary and tertiary structure. इंजाइम के पास क्या हो सकता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, लाइन लाइक स्ट्रक्चर में आप उसे तो दिखा तो सकते ही हैं, साथ ही साथ उसके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है और टर्सरी स्ट्रक्चर भी होता है। When you look at the tertiary structures, you will notice that the backbone of the protein chain fold upon itself. जो प्रोटीन चेन का फोल्ड है ना, वो अपने ऊपर ही क्या कर रखा है, अब फोल्डिंग कर रखा है, जिससे क्या बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टर्सरी बन रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स तक भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके फोल्डिंग के वजह से हो रहा है। द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हेंस मेनी क्रीविसेस और द पॉकेट आर मेड। और ये चेन जो होता है ना, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं, क्रिस क्रॉस, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए इधर जाते हैं उधर जाते हैं, फंसते हैं एक दूसरे में। तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे क्रीवेसेस, गड्ढे का फॉर्मेशन होता है, और पॉकेट आर मेड। तो इस इंजाइम में क्या होता है ना, ये प्रोटीन का इंजाइम बना होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्रीवेसेस या फिर पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, वन सच पॉकेट इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। इसमें से कुछ वन सच पॉकेट इज़ द एक्टिव साइट। इसमें से जो पॉकेट है उसका क्या नाम रखा गया, एक्टिव साइट। एन एक्टिव साइट ऑफ एन इंजाइम इज़ क्रीविसेस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट। अब एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट वो है जहाँ पे सबस्ट्रेट, एक पॉकेट है, एक क्रीविसेस है, एक गड्ढा है ना, एक खाली जगह है जहाँ पे आके क्या होगा, सबस्ट्रेट जो होगा वो आके अटैच होगा। ठीक, 10 enzymes through their active site catalyzes reaction at a high rate, है ना। इस एक्टिव साइट होने के वजह से जहाँ पे आके सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, तो इसी के वजह से क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं हाईली इफिशिएंट होते हैं एंड रिएक्शन को हाई रेट पे क्या करता है, आगे बढ़ाता है। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत सारे चीज़ों में क्या है, अलग हैं। अब ये अलग कैसे हैं? बट वन मेजर डिफरेंसेस, इसमें एक मेजर डिफरेंसेस पे हम लोग जिक्र करेंगे। बट वन मेजर डिफरेंसेस नीड टू मेंशन। एक मेजर डिफरेंसेस जो है, जो यहाँ पे हमको बताना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, वो है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, जहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस पे, वहाँ पे लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के इतना प्रेशर्स होता है ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एंड उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा। इस प्रेशर में क्या होता है, इनऑर्गेनिक का कैटलिस्ट काम करता है। While enzymes get damage at high temperature, say above 40 डिग्री सेल्सियस, इंजाइम जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करना बंद कर देता है, डैमेज हो जाता है, इंजाइम खुद डैमेज हो जाता है। ठीक है, however enzyme isolate from organisms who normally live under the extremely high temperatures. Hot vent and sulfur springs are stable and retain their catalytic property even at the high temperature up to 80 to 90। ठीक है, इनऑर्गेनिक का जो कैटलिस्ट है वो बहुत सारे टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस पे जो होते हैं ना, काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक का जो एंजाइम है, एक कैटलिस्ट ही है। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपको सिंपल
नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करेगा, ठीक है, और 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास आके वो डीनेचर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसका, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर पे लाइव सर्वाइव करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसका एंजाइम जो है वो भी कहाँ तक 80 to 90 डिग्री सेल्सियस तक आते आते वो भी क्या होते हैं, वहाँ तक स्टेबल होते हैं और उसके आगे वो भी डिकम्पोज कर जाते हैं। इसके आगे देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इज़ दस एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एंजाइम निकालते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो ये थर्मोफिलिक ये जो एंजाइम होते हैं जो ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं, है ना, जो थर्मस इन्वायरमेंट में रहते हैं यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, उसके पास एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि उसका एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। तो इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बाद में करते हैं। बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस का। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम, हम इस एंजाइम को कैसे समझते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस, है ना, केमिकल कंपाउंड दो तरह के चेंजेस में जाते हैं। ए फिजिकल चेंजेस सिंपली रेफर टू चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। एक सिंपल चेंजेस हो गए ना, फिजिकल चेंजेस, जहाँ पे क्या होता है कि उसके शेप में बदलाव आया, विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, किसी प्रकार का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ और उसमें फिजिकल चेंजेस आए, उसके शेप में चेंजेस आ गए। दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। इसे क्या नाम दिया जाता है, फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। एक दूसरा फिजिकल प्रोसेस जैसे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। वाटर अभी क्या है, मान लीजिए सॉलिड है, आइस के रूप में है, उससे लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, तो उसका फिजिकल स्टेट जो है ना वो चेंज हो रहा है, बट उसके अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड बना है, वो नहीं ब्रेक कर रहा है। तो ये क्या आएंगे कि फिजिकल चेंजेस में आ जाएंगे। when ice melt into water and when water become a vapor, there are also physical, these are also physical, ये भी क्या है, physical process है। however when bond are broken and new bond are formed during transformation, this will call the chemical reaction। जहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड टूटता है और बनता है नया बॉन्ड, तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ठीक है, और जिसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, BaSO4 प्लस H2O का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वैसे यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे एक रिएक्शंस दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज एंड इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। जहाँ पे स्टार्च जो है ना, स्टार्च जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये ग्लूकोज के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस है। Rate of physical and chemical processes refer to amount of product formed per unit time. It is expressed as dp by dt and rate। यहाँ पर रेट को दिखाया गया है, ठीक है, रेट को दिखाया गया, ये कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं और कितने समय के अंदर कितने ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये क्या बताता है, रेट बताता है। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट को हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं अगर डायरेक्शन बता दिया जाए कि किस डायरेक्शन में जो है हमारा रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर एमोंग अदर फैक्टर। रेट जो होते हैं वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और भी सारी चीज़ है उस पे के अंदर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक एंजाइम का कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है। टेम्परेचर के बारे में एक चीज दे रखा है, ए जनरल रूल ऑफ द थंब इज द रेट डिक्रीजेज डबल और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंजेज इन आइदर डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, है ना, अगर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से बढ़ा तो रेट आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से घटा, ठीक, तो आपका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। Catalyzed reaction proceed at rate vastly
हायर देन द अनकेटेलाइज्ड वन। कैटेलाइज रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्पीड होता है उसका, बहुत ज़्यादा रेट उसके ज़्यादा होते हैं, है ना। जो अनकेटेलाइज रिएक्शन का इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है। व्हेन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन आर ऑब्जर्व, जब एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, द रेट वुड बी फास्टली हायर देन द सेम बट अनकेटेलाइज रिएक्शन। अनकेटेलाइज रिएक्शन से जब कैटेलाइज रिएक्शन को देखते हैं तो रेट जो होता है ना वो बहुत फास्टली जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिंपल रिएक्शन दे रखा है जो कहाँ पे होता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, CO2 दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, NH2O वाटर दे रखा है। कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, और ये कार्बोनिक एसिड है। देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये जो है ना एरो है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो बड़ा है और बैकवर्ड डायरेक्शन का एरो क्या है, छोटा है। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट इसमें क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो कम हो रहा है। किसके कंपेयर में बात करो, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, बल्कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसके इस रिएक्शंस का चमत्कार देखते हैं, इस एंजाइम का चमत्कार देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो with about 200 molecules of H2CO3 bicarbonate being formed in an hour। मतलब कि देखिए जब एंजाइम नहीं है तो ये सेम रिएक्शन जो है 1 घंटा के अंदर 200 मॉलिक्यूल बनाएगा, ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन however, by using the enzyme present within the cytoplasm called the carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with the 6 lakh molecules being formed every second। और अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है विद इन द साइटोप्लाज्म, तो ये सेम रिएक्शन जो होगा वो 1 सेकेंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 का फॉर्मेशन कर देगा। जहाँ पे 1 घंटा में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, जहाँ पे 1 घंटा में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, वहीं पे एंजाइम होने की वजह से ये 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बन रहे हैं। द एंजाइम इज एक्सिलरेटेड, द एंजाइम हैज एक्सिलेटेड द रिएक्शन रेट बाय 10 मिलियंस टाइम्स। और ये एंजाइम जो है उस रिएक्शन को 10 मिलियंस टाइम्स जो होते हैं ना वो बढ़ा देते हैं। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडेड। वास्तव में एंजाइम का पावर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। देर आर थाउजेंड्स टाइप ऑफ एंजाइम्स इच कैटेलाइजिंग ए यूनिक केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन। हजारों तरह के एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन हर एंजाइम का अपना अपना काम है। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। की एंड लॉक हाइपोथेसिस इसके बारे में बोला जाता है कि एक एंजाइम जो है वो किसी एक रिएक्शंस के लिए क्या है, अवेलेबल है। ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस विच कैन बी स्टेप इन कैटेलाइज बाय द सेम एंजाइम और डिफरेंट एंजाइम। एक मल्टी स्टेप कोई रिएक्शंस है, मल्टी स्टेप्स कोई प्रोसेस है, उसके अंदर एक ही एंजाइम से जो है ना वो सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा, या फिर और भी अलग अलग तरह के एंजाइम जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस विच ईच ऑफ द स्टेप आर कैटेलाइज बाय द सेम एंजाइम। हर एक स्टेप जो होता है वो सेम एंजाइम के साथ क्या हो जाएगा, कैटेलाइज हो जाएगा। और डिफरेंट एंजाइम और या फिर डिफरेंट एंजाइम से भी हो सकता है। इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड इज एक्चुअली metabolic pathway in which glucose become pyruvic acid through the 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions। जहाँ पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन तो होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइजेस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। 10 अलग अलग जो होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, डिफरेंट एंजाइम जो हैं वो काम करते हैं। 10 स्टेप में 10 अलग अलग एंजाइम यहाँ पे होते हैं। When you study respiration in chapter 12 you will study these reactions। chapter 12 में हम इस reactions के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि ये मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। At this stage you should know that this very metabolic pathway which one or two additional reactions can give rise to variety of metabolic end product, है ना। At this stage you should know that this very metabolic pathway
ये जो मेटाबॉलिक पाथ है विथ 1 और 2 एडिशनल रिएक्शंस, इसमें अगर एक या दो और एडिशनल रिएक्शंस कर दें, गिव राइज ए वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमें मिल जाएंगे। मान लीजिए कि एक मेटाबॉलिक पाथवे दिया है, जैसे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे दे रखा है, 10 स्टेप में होता है। अगर इसके आगे एक दो स्टेप और भी ऐड कर दें तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएगा इसी रिएक्शन से। इन आवर स्केलेटल मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। एनारोबिक कंडीशन है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। जहाँ पे ईस्ट के अंदर ये सेम रिएक्शन करवाएंगे वहाँ इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन Hence in different condition different product are possible। सेम रिएक्शंस हैं बट कंडीशंस अलग अलग हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं हाउ डू इंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। एक इंजाइम जो कैसे इतने हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कर पाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वुड स्टडी इंजाइम लिटिल मोर, उसके लिए हमें इंजाइम को थोड़ा ज़्यादा अंदर से देखना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या देखा, जब स्ट्रक्चर्स बन रहे थे इंजाइम का तो उसमें क्रीवेसेस और पॉकेट का फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ पे जाके सबस्ट्रेट ऐड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। द केमिकल एंड मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू रिएक्शन। केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन होते हैं उसी का नाम क्या दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है। द केमिकल विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो केमिकल जो प्रोडक्ट में बदलते हैं उसका क्या नाम रखा गया, सबस्ट्रेट। हेंस एंजाइम सच दैट प्रोटीन विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड एक्टिव साइट। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, प्रोटीन विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एक्टिव साइट कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट सिम्बायोटिकली डिपेक्टेड एज। मतलब कि प्रोटीन जो है वो 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर्स में है, टर्सरी स्ट्रक्चर्स में है, और उसके पास एक्टिव साइट प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने का दिखाया गया है। It is now understand that the substrate S has to bind the enzyme at its active site within the given cleft or the pocket। ये जो सबस्ट्रेट है वो कहाँ पे जाके क्रीविसेस पॉकेट जो बना हुआ है जिसको एक्टिव साइट बोला है, वहाँ पे जाके क्या होगा, सबस्ट्रेट अटैच होगा। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट की तरफ डिफ्यूज होना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, बाइंड कर पाएगा। देयर इज दस ए ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कम्प्लेक्सेस। यहाँ पे क्या होगा, ई इंजाइम को बता रखा है, S जो है वो सबस्ट्रेट को बता रखा है, तो E और S कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। E स्टैंड फॉर इंजाइम। दिस कम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन इज ट्रांजिट फेनोमेनल। ये जो होते हैं कम्प्लेक्स इंजाइम और सबस्ट्रेट जो मिल के बनता है, इसका क्या नाम रखा गया, ये ट्रांजिट फेनोमेनन है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिट फेनोमेनन है, कुछ समय के लिए है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू इंजाइम्स एक्टिव साइट। इस स्टेज में, है ना, जब सबस्ट्रेट जो होते हैं इंजाइम के साथ बाइंड किया गया है, ए न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। इसमें एक नया स्ट्रक्चर्स बनता है जिसको सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग, है ना, बहुत जल्द जब क्या होता है कि एक्सपेक्टेड बॉन्ड मतलब जिस बॉन्ड को टूटना है टूट जाए, जिस बॉन्ड को बनना है वो इंजाइम की मदद से क्या करे, बना ले जल्द से जल्द। इज कंप्लीटेड, बहुत जल्द कंप्लीट कर लेता है। द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, और जो प्रोडक्ट बनना है वो बन के क्या हो जाएगा, एक्टिव साइट से बाहर आ जाएगा। इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट पहले बना था वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में बन जाएगा। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांसफर, ये जो होते हैं पाथवे जिसके अंदर सबस्ट्रेट जो होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरता ही गुजरता है। There could be the many more altered structures state between the stable substrate and the product। बहुत सारे altered structures हो सकते हैं बीच में, है ना, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। Implied in this statement is that fact that the all other intermediate structures आर अनस्टेबल। इसमें क्या बता रखा है
कि जो भी बीच वाले प्रोडक्ट बनेंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। स्टेबिलिटी is something related to energy status of the molecule or the structure. Stability is something, stability वो है to something to stability is something related to energy status of molecule of structure. Stability is something related to, stability जो है वो किसे, एनर्जी से रिलेटेड है। अगर एनर्जी कम है किसी भी मॉलिक्यूल का वो ज़्यादा स्टेबल है, एनर्जी ज़्यादा है तो वो कम स्टेबल है। hence hence when we look it at the pictorially through the graph look like the some things in 9.4। अभी हम इसे ग्राफ में देखेंगे कि ये कैसे इसे दिखता है। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, वाई एक्सिस जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट दिखेगा। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है ये क्या 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 दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हमें दिखा रहा है यहाँ पे। द एक्स रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या था, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शंस बता रहा है कि वो ट्रांजिशन स्टेट जो कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, हो रहा है। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, तो यहाँ पे आप दो चीज देखेंगे। द एनर्जी लेवल्स डिफरेंसेस बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में जो डिफरेंसेस लेवल एनर्जी का है वो, इफ द पी इज एट द लोअर देन एस, पी जो है वो अगर एस से लोअर है, यहाँ पर पी जो है वो क्या दिखा रहा है आपको, एस एनर्जी स्टेट से क्या है, लोअर है। इसका क्या मतलब है, द रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, यहाँ पर किसी को हीट करने की जरूरत नहीं है दूसरा प्रोडक्ट बनने के लिए, क्योंकि वो खुद क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अपना काम खुद कर लेगा। हाउएवर वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस, है ना, अगर ये कुछ भी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, द एस हैज गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट, जिसको क्या नाम दिया गया, ट्रांजिशन स्टेट। एस जो है सब स्टेट जो है वो एक हायर एनर्जी लेवल तक तो पहुंचेगा और उसके बाद ही क्या होगा, बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। इस ट्रांजिशन स्टेट से जो नीचे उतरेगा उसे क्या नाम रखा गया, एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया। मतलब कि सबस्टेट का जो एनर्जी लेवल है और ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी लेवल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएंगे तो इसका क्या नाम दिया जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी नाम दिया जाएगा। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग्स डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्टेट टू प्रोडक्ट मोर इजीली, आसानी से यहाँ पे क्या बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सबस्टेट है, इसका एनर्जी लेवल ये है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल और नीचे है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दिखाया गया। एक्टिवेशन एनर्जी विद द एंजाइम, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है एंजाइम के साथ, है ना, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो एंजाइम का काम क्या है, रिएक्शन वही होगा बट एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जितना एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, ताकि वो रिएक्शन क्या हो जाए, इजीली हो जाए, फास्ट हो जाए, एनर्जी फेवरेबल काम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एंजाइम क्या है, एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम कैसे काम करता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है ना, सबस्ट्रेट क्रीवेसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।